हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ टीचिंग या शिक्षण की अवस्थाएं, यानी शिक्षण के चरण कितने होते हैं। इन बात को आज हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो शिक्षण के 3 चरण होते हैं या शिक्षण 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया होती है और ये कई अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। वो अवस्थाएं होती हैं 3, वो आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हैं, आप इसको देख रहे होंगे। वो 3 फेजेस होते हैं एक टीचिंग के। पहला फेज होता है प्री एक्टिव फेज, जिसको कहते हैं पूर्व क्रियावस्था। दूसरा होता है इंटरएक्टिव फेज, जिसको हम कहते हैं अंत्य क्रियावस्था। और तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको हम कहते हैं उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, तो एक टीचिंग के 3 फेज हुए। अब देखते हैं कि जो प्री एक्टिव फेज है वो कौन सा फेज होता है और उसमें एक शिक्षक कौन कौन से क्रियाकलाप करता है। तो देखिए, जो पूर्व क्रियावस्था है ये होती है कक्षा में जाने से पहले की अवस्था। यानी एक शिक्षक जब शिक्षण के लिए कक्षा में जाने की तैयारी करता है तो उस तैयारी की अवस्था को हम पूर्व क्रियावस्था कहते हैं। यानी कक्षा में जाने से पहले की अवस्था, जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण की तैयारी करता है, अपने लेसन की तैयारी करता है, अपने लेसन की प्लानिंग करता है, उसी को हम पूर्व क्रियावस्था कहते हैं। दूसरा है अंत्य क्रियावस्था। यह अवस्था कौन सी है? कक्षा में प्रवेश के साथ शुरू होती है और प्रस्तुतिकरण तक की अवस्था अंत्य क्रियावस्था कहलाती है। अर्थात जब एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के लिए एंट्री करता है तो यह अवस्था शुरू हो जाती है। यानी एंट्री करने के साथ ही जो इंटरैक्टिव फेज है वो शुरू हो जाता है और जब तक वह प्रस्तुतिकरण देता है, प्रेजेंटेशन देता है, तब तक यह अवस्था चलती है या फेज चलता है। तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज, उत्तर क्रियावस्था। यह अवस्था इंटरएक्टिव फेज के बाद शुरू होती है। यानी एक शिक्षक जब कक्षा में अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेता है, अपना प्रस्तुतिकरण पूरा कर देता है, तो उसके बाद उत्तर क्रिया अवस्था शुरू हो जाती है। इस अवस्था को हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण के बाद की अवस्था या मूल्यांकन की अवस्था या नियंत्रण की अवस्था या कंट्रोलिंग फेज भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने समझा कि कितनी अवस्थाएं होती हैं और वो अवस्था कहां से कहां तक शुरू होती है। अब बात करेंगे कि जो प्री एक्टिव फेज है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन से क्रियाकलाप एक शिक्षक करता है। तो प्री एक्टिव फेज में शिक्षक अपने लेसन की तैयारी करता है। यानी हर एक शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण के लिए जाता है तो वो कक्षा में जाने से पहले अपने लेसन की तैयारी करता है। आपसे भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि जब आप टीचर बनेंगे और टीचर बनने के बाद जब आप कक्षा में शिक्षण के लिए जाएंगे तो आप अपने लेसन की अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो कक्षा में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव होगा, आप अच्छे से टीच कर पाएंगे। तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप लेसन की प्लानिंग कैसे की जाती है इसको अच्छे से जान लें और उसको तैयार करके ही कक्षा में जाएं। अब वो शिक्षक जो है पूर्व क्रिया अवस्था में लेसन की प्लानिंग कर रहा होता है। तो लेसन की प्लानिंग के समय वो उद्देश्यों का निर्धारण करता है कि मेरी जो टीचिंग है उसके उद्देश्य क्या होंगे, वो इस स्टेज में डिसाइड करता है। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। वो ये देखता है कि मेरी टीचिंग के बाद छात्र के व्यवहार में क्या अपेक्षित परिवर्तन आ जाएगा। उसका डिसीजन वो इस स्टेज में लेता है। उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है,
जब वह शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कर लेता है तो उसके बाद जो कंटेंट है, जो पाठ्यवस्तु है, जिसकी टीचिंग उसको जाकर के कक्षा में करनी है, उसके बारे में वो डिसीजन लेता है कि कंटेंट क्या है, उस कंटेंट में उसे क्या क्या टीच करना है, क्या क्या पढ़ाना है, छात्रों को क्या क्या सिखाना है, उसके बारे में निर्णय लेता है और साथ ही अपने कंटेंट की व्यवस्था करता है, उसका अरेंजमेंट करता है। जब वह अपने कंटेंट का अरेंजमेंट कर लेता है तो उसके बाद वो शिक्षण के लिए जो एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी होगी उसका चयन करता है, या कौन सी एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड लिया जाए जिससे कि छात्र मेरे सिखाए हुए ज्ञान को आसानी से सीख लें या उस पाठ को आसानी से समझ लें। इस बात का निर्धारण वो इसी अवस्था में करता है। स्ट्रेटजी आप जानते होंगे, रणनीति या नीति इसको कहते हैं। इसके अंदर मेथड आते हैं, टेक्निक्स आती हैं और टैक्टिक्स आती हैं। इनका चयन वो प्री एक्टिव फेज में कर लेता है। इसके साथ ये पूर्व क्रियावस्था कंप्लीट हो जाता है। फिर वह चलता है इंटरेक्टिव फेज में। तो इंटरेक्टिव फेज कहाँ है? ये कक्षा में जाकर के होती है शुरू, और कक्षा में जैसे ही एक टीचर एंट्री करता है, एंट्री के साथ यह फेज शुरू हो जाता है और प्रेजेंटेशन तक चलता है। तो जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है तो वो एक नज़र में अपनी कक्षा को देखता है कि मेरी कक्षा में कितने स्टूडेंट, कितने छात्र आज उपस्थित हैं, कक्षा का आकार कितना बड़ा है, कौन छात्र कहाँ पर बैठा है। इस बात की अनुभूति वो एंट्री करते ही कर लेता है, जिसको कहते हैं साइजिंग अप ऑफ द क्लास। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा के आकार की अनुभूति कर लेता है, उसके बाद वो निदान करता है, वो डायग्नोस करता है। किस बात का डायग्नोस करता है? वो अपने छात्रों का डायग्नोस करता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निदान करता है कि जो टॉपिक वो आज पढ़ाने के लिए आया है उसके बारे में उसके छात्र पहले से कितना जानते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी क्षमता क्या है। इन सब बातों का निदान वो इंटरेक्टिव फेज में करता है। और जब वो निदान कर लेता है तो पूर्व क्रियावस्था में की गई प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचिंग शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं एक्शन और रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन शुरू कर देता है। किसके माध्यम से कर देता है? उस टीचिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से कर लेता है जो वह प्री एक्टिव फेज में निर्धारित करके आया था या सेलेक्ट करके आया था। उस टीचिंग स्ट्रेटजी को यहाँ फॉलो करता है, उस टीचिंग मेथड को फॉलो करता है, टीचिंग टेक्निक्स को अप्लाई करता है। उसके माध्यम से वो अपनी टीचिंग को शुरू कर देता है, प्रेजेंटेशन देता है। जब उसका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो यह अवस्था पूरी हो जाती है, यानी अंतः क्रिया अवस्था कंप्लीट हो जाती है जब एक शिक्षक अपना प्रेजेंटेशन कक्षा में पूरा कर लेता है। उस प्रेजेंटेशन के बाद पोस्ट एक्टिव फेज शुरू होता है, जिसको कहते हैं उत्तर क्रिया अवस्था। इस अवस्था में शिक्षक मूल्यांकन करता है। किसका मूल्यांकन करता है? छात्रों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करता है। वो ये मूल्यांकन करता है कि उसकी टीचिंग इफेक्टिव रही या नहीं रही, यानी कि उसने पूर्व क्रियावस्था में निर्धारित किए हुए उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी और किस सीमा तक कर ली है। इस बात का मूल्यांकन वह पोस्ट एक्टिव फेज में करता है। इसीलिए इस अवस्था को हम उत्तर क्रियावस्था या मूल्यांकन की अवस्था या नियंत्रण की अवस्था भी कह देते हैं। तो इस अवस्था में प्रस्तुतिकरण के बाद सबसे पहले शिक्षक छात्रों के जो व्यवहार परिवर्तन है उसके वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करता है, यानी निर्धारित किए हुए उद्देश्यों के आधार पर छात्रों में होने वाले
या वांछित परिवर्तन के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करता है कि वास्तव में छात्रों के व्यवहार में वो परिवर्तन हुआ या नहीं, जिसका निर्धारण वह पूर्व क्रियावस्था में करके आया था। अब इस बात को जानने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए वह विभिन्न मूल्यांकन की प्रविधियों का यूज करता है, वेरियस इवैल्यूएशन टेक्निक्स यूज करता है, और उन मूल्यांकन की प्रविधियों से मूल्यांकन करने के बाद वह अपने शिक्षण की पुनः व्यवस्था करता है। यानी वह देखता है यदि शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो वह फिर से अपने टीचिंग की प्लानिंग करता है और वह पूर्व क्रियावस्था में पहुंच जाता है। यदि वह यहाँ मूल्यांकन के समय यह देख लेता है कि छात्रों के व्यवहार में वास्तव में वह परिवर्तन हो गया जो वह लाना चाहता था, तो वो अगले दिन नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आता है और उस नेक्स्ट टॉपिक की प्लानिंग करता है। यानी प्री एक्टिव फेज में जाता है, फिर इंटरएक्टिव फेज में आता है और फिर से पोस्ट एक्टिव फेज में आता है। इस प्रकार से जब जब शिक्षक शिक्षण करता है वो इन 3 चरणों से होकर ही गुजरता है। यानी उसे ये 3 चरण फॉलो ही करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, लेकिन टॉपिक को समझना ही अपने आप में अहम नहीं है, उससे कौन कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है ये भी जानना जरूरी है। अगर बीएड की बात करें, बीटीसी की बात करें, तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है कि शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न चरण बताइए या विस्तार से बताइए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि शिक्षण की अवस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, शॉर्ट नोट लिखिए। और यदि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देगा कि पूर्व क्रियावस्था, अंत्य क्रियावस्था, उत्तर क्रियावस्था या उपर्युक्त 3 अवस्थाएं। ऐसे प्रश्न पूछा गया है और आया भी है। इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न बन सकता है। इसके साथ साथ इन अवस्थाओं के अंदर से भी प्रश्न पूछ सकता है कि पूर्व क्रियावस्था में जो मैंने अभी आपको बताया कि उद्देश्यों का निर्धारण होता है, उससे प्रश्न हो सकता है। यहाँ पे भी जो बताया उससे प्रश्न हो सकता है। यानी कि इन तीनों अवस्थाओं से कोई ना कोई प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो मुझे आशा है आप इन अवस्थाओं को आसानी से समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो निश्चय ही मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो शीघ्र ही आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।